दूसरा, जैसे अभी सर ने बोला था कि लगभग काफी सेंटरों में, जहां तक जानकारी है, ऑब्लानेशन टोनोमीटर दिया गया है। ठीक है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, पिछले साल भी और इसके पिछले साल भी क्या हो गया बीच? यस सर, दिख रहा है। कुछ पता नहीं, कुछ मैसेज है अपने तो अपन यदि 4-5 मेथड में हम कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट मेथड अप्लानेशन टोनोमीटर। ठीक है। यदि आपने अप्लानेशन टोनोमीटर से कोई रीडिंग निकाली तो ये समझ लीजिए उसका कुछ काट नहीं है, वो सबसे बेस्ट मेथड है और उसके द्वारा वो सबसे एक्यूरेट रीडिंग कहलाती है। इसलिए हम अप्लानेशन टोनोमीटर डॉक्टर रिसर्च है वो अप्लानेशन टोनोमीटर के लिए प्राथमिकता देते हैं। ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे एक अप्लानेशन टोनोमीटर है। ठीक है। तो जिसका ऑडियो चालू है प्लीज बंद कर लें। तो देखिए ये जो है अप्लानेशन टोनोमीटर है। इसमें देखेंगे तो ये जो यहाँ पर कनेक्टेड टू द सिड लैम्प, इसके द्वारा सिड लैम्प लोड कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है बाई प्रिज्म, मेजरिंग प्रिज्म इसको कहलाता है। इसके बाद ये है फीडर आर्म, तो जो इसमें वो रहता है फोल्डिंग रहता है। दूसरा कंट्रोल वेट इंसर्ट, इसके बाद हाउसिंग हो गया। इसके बाद एडजस्ट नोब। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अप्लानेशन टोनोमीटर की यदि बात करें, अप्लानेशन टोनोमीटर मेजर आईओपी बाय प्रोवाइडिंग फोर्स रीच एंटर द कॉर्निया। अप्लानेशन टोनोमीटर करते समय जब हम जो प्रिज्म होता है उसको हम जैसे कॉर्निया से टच करते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया, तो ये जो है ना ये P बराबर F अपॉन A। तो P मीन्स होता है प्रेशर और F बराबर होता है जो सरफेस होता है, कितने सरफेस को वो कवर करते हैं। ठीक है। तो कॉर्निया के सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया में कितने प्रेशर के साथ में प्रिज्म में कितना प्रेशर डालता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रीडिंग देता है। तो यह फोर्स है और ए एरिया है। तो कॉर्निया का कितना एरिया में कितना फोर्स दे रहा है, उसके द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। इसके साथ ही वो एक रीडिंग तैयार होती है जो उसका जो है मिलीमीटर एचजी में उसकी रीडिंग कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद आप देखिए हाउ टू कैलिब्रेट अप्लानेशन टोनोमीटर। कोई भी मशीन हम यूज करते हैं, चाहे वो रेटिनोस्कोप हो, चाहे स्लिट लैंप हो, चाहे आपका ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर हो या अप्लानेशन टोनोमीटर हो, एनसीटी हो, हर मशीन को बिना कैलिब्रेशन किए हुए हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कैलिब्रेशन के विषय में बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। कैलिब्रेशन के विषय में जब कभी ऐसा डाउट हो आपको या जब कभी मौका मिलेगा तो हम लल्लू जी के द्वारा ये जरूर डिस्कशन कराएंगे। तो हो सकता है लास्ट में मैंने देखा शेड्यूल लल्लू जी का टॉपिक है, तो लल्लू जी से हम ये बोल देंगे कि कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ये टेक्निक कुछ बताई कैलिब्रेशन के विषय में। लेकिन मेरा कहना ये है कि बिना कैलिब्रेशन के कोई भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज नहीं करना चाहिए। कैलिब्रेशन का जो इंपॉर्टेंस है, कैलिब्रेशन से ये डिसाइड होता है, ये पता चलता है कि हमारा जो मशीन है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ लोग स्क्रीन के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, तो प्लीज छेड़खानी मत करें। ठीक है। तो बिना कैलिब्रेशन के कोई भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है हमारा
कैलिब्रेशन हो गया, उसके महत्व के विषय में हम समझ गए। अब हम जब भी जीएटी करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो उसकी क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। जब भी हम पेशेंट को ये जीएटी करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। इस मशीन के द्वारा हम आपके आंख के अंदर का प्रेशर में मेजरमेंट करेंगे, तो ये मशीन जो है, इस मशीन का ये वाला पोर्शन हम आपकी आंख में टच करेंगे, ठीक है। तो यदि आप पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या है ना, कोऑपरेट नहीं करेगा। तो पेशेंट को प्रोसीजर के विषय में एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मरीज को वहां पर हेड जहां पर चिन्ह रखते हैं, चिन्ह रेस्ट में चिन्ह रखने को बोलेंगे, हेड लगाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, मरीज को सामने देखने को बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले दो चीजें होती हैं। एक तो आप एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया जो जालिकेन 4% करते हैं या पैराकिन यूज करते हैं, वो आप डालेंगे। वो डालने के बाद फ्लोरिस जो उसमें लगाएंगे, बजट टाइम में लेंगे। इसके बाद ब्लिंक करने को बोलेंगे ना, पूरे आंख में फैल जाता है, ठीक है। पैराकिन या जालिकेन 4% से आप लोकल एनेस्थेसिया डालेंगे। इसके बाद जब एनेस्थाइज हो जाए आंख तो आप क्या करेंगे, आप फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स लगाएंगे और ब्लिंक करने को बोलेंगे तो पूरे आंख में जो है वो फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स फैल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप पेशेंट को चालू करेंगे, सामने देखने को बोलेंगे। सामने देखने के बाद आप धीरे धीरे स्लिट लैंप को घुमा करके ऐसे उसके पास में ले जाएंगे कि जो अब्लेशन टोनोमीटर का जो प्रिज्म है वो सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया में टच हो जाए, ठीक है। जब टच हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ मार्क्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। 2 मार्क्स दिखाई देंगे। 2 मार्क्स को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार चूड़ी होती है ना, चूड़ी को हम बीच से काट दें, ठीक है। या 2 सी की हम बात करें तो एक को हम सीधा रख दें, ठीक है। चित्र में होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये देखिए, ठीक है ना। ये जैसे प्रिज्म हम कॉर्निया में टच करते हैं तो दिख रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए और समझने के लिए ये देखिए, ये एक उल्टा सी है, एक सीधा सी है, या ये कह सकते हैं एक चूड़ी है, चूड़ी टाइप का समझ सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन में, ठीक है। तो इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। ये देखिए, तो क्या होगा कि जब शुरू में दिखाई देगा तो इसका जो इनसाइड ऑफ द पॉइंट है, इनसाइड ऑफ द जो मार्जिन है, ठीक है ना, वो दूर दूर हो सकते हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। तो उनको नोब के द्वारा, ठीक है, नीचे जो नोब है, मैंने नोब आपको शुरुआत में दिखाया था, ये नीचे नोब है, उस नोब के द्वारा आपको रोटेट करके ऐसे मिलाना है कि चित्र के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे हो जाएगा। इसमें भी आप समझ सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए, आप ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉर्निया में जैसे हम टच करेंगे तो मायर्स दिखेगा, मायर्स दूर दूर रहेंगे, लेकिन नोब के द्वारा, ये नोब है, इस नोब को घुमा करके आप इसको ऐसे इतना घुमाएंगे कि अंदर का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ द मायर्स वो जुड़ जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाए तो ये इसकी परफेक्ट पोजीशन कहलाती है। अब परफेक्ट पोजीशन किस में होती है, अब आप इसमें देख सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें 0, 1, 2, 1 का मतलब 10 होता है, 2 का मतलब 20 होता है, 3 का मतलब 30 होता है। ये इसमें ऐसा चलता है। तो यदि यहाँ, और इसके बाद ये 2-2 के गैप से चलता है, ठीक है। यहाँ पर ये 10 है, यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिकेटर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो है मायर क्लियर हुए हैं। तो 1, 2, तो 2 का मतलब 4 होता है, तो इसका 14 मिलीमीटर HG इस आंख का प्रेशर कहलाएगा। 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 30,
और ये जो छोटे छोटे जो वो हैं इंडिकेटर हैं, ये दो दो के गैप से चलता है। यहाँ 12 कहलाएगा, ये 14 कहलाएगा, 16, 18, 20, इसके बाद 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, तो ये कई कई बार ऐसा होता है, कई कई लोगों को मालूम नहीं रहता कि ये रेटिंग कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आप भी आज आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये 1, 2 जो होता है ना, 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 30, और इसके बाद जो छोटे छोटे जो इंडिकेटर हैं वो दो दो के गैप से चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कैलिब्रेशन हो गया। तो वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया, वही चीज इसमें लिखा हुआ पूरा। ठीक है ना, कि वो प्रिज्म कैसा होता है और कितने एरिया को टच करता है। 0.06 मिलीमीटर कॉर्नी को टच करता है। ठीक है, ये एक अपने नॉलेज के लिए है कि 0.06 मिलीमीटर कॉर्निया, जो सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया है, उसको अप्लानेशन का जो प्रिज्म होता है वो टच करता है। ठीक है, और इसके बाद फ्लोरेसेंट जो स्ट्रिप्स होती है 0.25% का कंसंट्रेशन होता है, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें क्लियर हो गया है। दूसरा इसमें ये देखिए, ये सबसे परफेक्ट इमेज है। ठीक है, पेशेंट को इस प्रकार चिढ़कवाना चाहिए, माथा इस प्रकार लगाना चाहिए, पेशेंट को सामने देखने को बोलना चाहिए, और ये धीरे धीरे सिर लैंप को आगे घुमाते हुए इस प्रिज्म को सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया में टच कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या करना चाहिए, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि जाइलोकेन 4% या पैराकेन का 1 ड्रॉप्स डाल के आपको सैनिटाइज वो जो है एनेस्थेसिया से एनेस्थेटिक कर देना चाहिए, और इसके बाद जो है फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स के द्वारा इसको वो कर देना चाहिए, मतलब कलर कर देना चाहिए। इसके बाद प्रिज्म में, और ये फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स इसलिए डाला जाता है क्योंकि मायर्स क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, ये क्योंकि यदि हम फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स फ्लोरेसेंट नहीं डालेंगे, फ्लोरेसेंट डाई नहीं डालेंगे, तो हमको मायर क्लियर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो पैराकेन हो गया, इसके बाद फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स हो गया, इसके बाद धीरे धीरे हम प्रिज्म को सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉर्निया में टच कराएंगे। जब हम टच करेंगे तो इधर से स्लिट लैंप के द्वारा, स्लिट लैंप से यहाँ से हम देखेंगे तो 2 मायर हमें दिखाई देंगे, जो एक सीधा सी के जैसा होगा, एक उल्टा सी के जैसा होगा। उन दोनों का जो इनर पोर्शन ऑफ द मार्जिन है, एंड पॉइंट है, दोनों सी का जो इंटरनल पॉइंट है, इनर पॉइंट, उनको हमें मिलाना होता है। ठीक है, नोब के द्वारा। ठीक है, नीचे नोब है, और जिस पोजीशन में मायर मिल जाते हैं वो उसकी परफेक्ट रीडिंग, वो उसकी क्लियर रीडिंग कहलाती है, फाइनल रीडिंग कहलाती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 1 का मतलब 10 होता है, 2 का मतलब 20 होता है, 3 का मतलब 30 होता है। जितने में वो रीडिंग क्लियर होती है वो उसका उतना उसका आईओपी कहलाता है। ठीक है, ये आप चित्र के द्वारा आपने देख लिया। तो वही चीज है, इसमें देखिए सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, और अब मेन चीज ये है कि यदि जब आप जीटी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एरर्स हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो जो फ्लोरेसेंट रिंग्स इज टू वाइड और टू नैरो, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये टू वाइड है या टू नैरो है, ये किस टाइप के उसमें होता है इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे केरेटोकोनस वाले जो मरीज होते हैं, ठीक है, या जिसका कॉर्निया क्लियर नहीं है, या केरेटोप्लास्टिक सर्जरी हुई है, या अल्सर वाले पेशेंट हैं, तो कॉर्निया का कर्वेचर बहुत ज्यादा है, कॉनिकल कॉर्निया है, कॉर्निया में ओपेसिटी है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉर्नियल पेशेंट है,
या अल्सर वाले पेशेंट है, इस प्रकार की सिचुएशन में मायर्स क्लियर दिखाई नहीं देते, मायर्स का एरर होता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें। तो इस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है जीएटी करने में हमें दिक्कत होती है। ब्रिज में ओवर एस्टिमेटर्स आईओपी सोल्यूशन ट्राई ब्रिज में। यदि आपने प्रिज्म को मान लिया, आपने क्लीन किया, उसके बाद प्रॉपर आपने उसको ट्राई नहीं किया, या आपने लीड में टच हो गया, तो कई बार ऐसा होता है ओवर एस्टीमेट हो सकता है ना, ओवर वो मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि उसको प्रिज्म को यदि आप क्लीन करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको ट्रैक चाहिए। ठीक है ना। टू वाइड के लिए, टू नैरो के लिए क्या है, इनएडिक्वेट में कॉज हाइपरफ्लोरेसेंस अंडर एस्टिमेट। ठीक है, आईयूपी सोल्यूशन पेशेंट ब्लिंक और एडिशनल फ्लोरेसेंट एड्स। टू वाइड है तो ये प्रिज्म को ड्राई करना चाहिए, टू नैरो है तो आपका फ्लोरेसेंट का जो कंसंट्रेशन है वो एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जैसे आप उसका सोल्यूशन क्या है, जब आप फ्लोरेसेंट स्टेप्स यूज करते हैं, आप जैसे कंजक्टिवा में टच करेंगे, पेशेंट को ब्लिंक करने को बोलेंगे, तो यदि ज्यादा डाई है तो वो टीयरिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा, आपके अंदर उतना ही कलर बचेगा जितना जरूरी है। ठीक है, तो पेशेंट को आप ब्लिंक करने को बोलेंगे, तो वो जब भी हम फ्लोरेसेंट स्टिक से यूज करते हैं, लगाते हैं आंख में, तो कम से कम हमें कुछ 30 से 40 सेकंड रुक जाना चाहिए। देखा होगा आपने यहाँ प्रैक्टिस के दौरान कई बार डॉक्टर थोड़ा वेट करते हैं 30 से 40 सेकंड के लिए, वो इसीलिए, और पेशेंट को बोलते हैं ब्लिंक करो ब्लिंक करो। तो ब्लिंक करने में जो ज्यादा फ्लोरेसेंट कम होता है, मटेरियल होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। थिन कॉर्निया है, वो क्या करती है, प्रोड्यूस अंडर एस्टिमेट। यदि कॉर्निया थिन है तो वो जो है अंडर एस्टिमेट करती है जो रीडिंग आती है, और थिक कॉर्निया है तो इंक्रीज कोलेजन गिव्स ओवर एस्टिमेट। यदि देखिए थिन कॉर्निया है तो अंडर एस्टिमेट करेगी, यदि मोटी कॉर्निया है, थिन कॉर्निया मतलब पतली कॉर्निया, थिक कॉर्निया मींस तो मोटी कॉर्निया, वो ओवर एस्टिमेट करेगी। ठीक है ना। तो ये एरर्स हैं। ठीक है, और इनएडिक्वेट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सेमी सर्कल स्लेट टू ओवर एस्टिमेट ऑफ आईओपी। यदि आपका जो प्रिज्म है, यदि आप उसका वो रेगुलर नहीं है, ठीक है ना, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली वो मतलब अनएडिक्वेट, मतलब वो सेट से नहीं है, तो उसके कारण भी वो ओवर एस्टिमेट हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और देखिए एरर के और क्या क्या चांसेस हैं, यदि जो है पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या पेशेंट ने सांस को रोक लिया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, सही रीडिंग नहीं आएगी। सोल्यूशन क्या है कि जब भी आप एड़े तो पेशेंट को बराबर बोले कि आप लंबी लंबी सांस लेते जाइए, लंबी लंबी सांस लेते जाइए, तो सही रीडिंग आएगी। ठीक है ना। और आपका वो रीडिंग सही है कि नहीं है, उसका एक दो बार जरूर कर लीजिए। प्लस को आपने देखा वो प्लस लगा देते हैं, और अच्छा दूसरा क्या होता है, जैसे आपको लगता है कि कॉर्निया अल्सर का पेशेंट है, या आंख में इन्फेक्शन है, या पेशेंट है करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं डालना चाहिए। इन्फेक्शन है तो फिर दूसरे इन्फेक्ट सकता है। ठीक है, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जीएटी नहीं करना चाहिए।
या पोस्ट ऑपरेटिव केस है, चला प्लेस आया और पेशेंट आपके पास है और पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा हो गया ना, ऑपरेशन बाद जो है स्टेरॉइड जब पेशेंट डालता है तो सेकेंडरी ग्लूकोमा होने के सेकंड ग्लूकोमा कहते हैं, जो किसी भी ऑपरेशन बाद जो ग्लूकोमा होता है उसको ग्लूकोमा कहते हैं, सेकेंडरी ग्लूकोमा। और आपका 80 किया प्रेशर के कारण जो है उसका जो इंसिजन वो भी खुल सकता है, भी लीक हो सकता है, इसलिए इस प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो थोड़ा बच के रखना चाहिए, बच के रहना। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं टोनोमीटर यदि आप लोग अपने प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं कृपया उसको जा करें। एक पर्सन रिक्वेस्ट लोगों से कितना ट्रेनिंग दी जाए, कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए, आपको ऑनलाइन या बुला करके ऑफलाइन 10 दिन के पर है कोई मतलब नहीं लेगा यदि आप लोग अपने घर में उसकी प्रैक्टिस की शुरुआत करें, उसको प्रैक्टिस में नहीं लगे ट्रेनिंग कोई मतलब नहीं लेगा। तो ट्रेनिंग माध्यम है एक आप लोग मोटिवेट कर लिए, एक देने के लिए, लेकिन कोई भी बंद नहीं कहेगा कि हमको ऑपरेशन में ट्रेनिंग हुई है। हर व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऑपरेशन टोटरी की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक हमें ट्रेनिंग नहीं हुई है क्योंकि हमने शुरू ही नहीं किया, हमने उसको प्रैक्टिस में लाए हैं। हाँ, प्रैक्टिस में क्यों नहीं लाए प्रश्न है, तब प्रैक्टिस का शुरुआत से इसलिए नहीं लाए यार करीब पेशेंट सामने बैठा है बन डालेगा, फिर इसको वाइट वो डालिए फ्लोर डालिए तो कौन करे, ऐसा लगता है चलो रिफर करिए, लेकिन नहीं, आप यदि अपने इसमें लेना में पर्सनली की लाभ तो बहुत इम्प्रूव होगी। ठीक है ना, आप करिए, 1 महीना करके देखिए, ये ना आप धीरे धीरे करके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, और पर्सनली आपका आपके जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्किल में बहुत इम्प्रूव आएगा। तो आप जो है इसको खुद करके करिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं रहे हैं, जो मेहनत शिवाकांत सर और जो उनकी टीम पूरी प्रयास ट्रेनिंग का, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो प्लीज मेरा दोबारा आप लोगों से है इसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है ना, कर रहे हो भैया, इस तरीके से क्यों छेड़खानी कर रहे हो, मजा आ रहा, ऐसा नहीं करो भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि इस प्रैक्टिस में लाइए। ठीक, और दूसरा समय आप कुछ चाहिए में क्रेज तो नहीं आ गए हैं, उसका मार्जिन खा गया है, क्योंकि यदि स्क्रेच फुल जमे है उस कंडीशन में आप किसी भी पेशेंट का आप एटी करते हैं तो कॉर्निया में इस सकते हैं, कॉर्निया खराब हो सकती है। तो पहले को क्लीन करिए, उसको सेट करिए, के बाद आप स्लाइन से क्लीन करिए और चेक करिए ये लैग है कि नहीं है, कैलिब्रेशन करिए, इसके बाद आप के ऊपर करिए। लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि अरे कॉन्टैक्ट हो रहा है करेंगे तो यार पेशेंट की करना चाहिए, इतना हो सकता है। आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो प्रैक्टिस ला रहे हैं इसको, तो इसके 2-3 कर सकते हैं। तो कारण ये है कि टाइम टेकिंग से कौन करे, दूसरा है यार कि कहीं यार इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, पैसा लग ना जाए, में कोई हो जाए, इंजुरी ना हो जाए ऐसे, तो नहीं डरिए नहीं। ठीक है, तो आप एटी कर रहे हैं, सर्जरी करता ना भी है ना, वो तो एसआईसी सर्जरी करता है, फिर यदि इसमें करेगा तो कहीं वो कर पाए। ठीक, तो अगर के तो फिर आप जिस टाइप से आप करते हैं वो इजी रहेगा आपका लिए। ठीक है, तो आपको तब आपने इस टाइम में वीडियो डालने की लास्ट में एक प्रेजेंटेशन देने की आवाज करूंगा, जिसमें वीडियो रहेगा कि एक वीडियो के द्वारा आपको कैसे समझ, या वीडियो बना के हम लोग सब इस प्रकार इसको करते हैं, क्योंकि स्लाइड में प्रक्रिया बताने के लिए, लेकिन थोड़ा हैंड्स ऑन स्टेप बाय स्टेप इसको और कैसे समझ सकते हैं वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और हम मेडिटेशन देंगे या आप शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आया इतना है। इसके बाद यदि आप लोगों को कोई डाउट्स हो, प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, बोलिए सर। सबसे बताइए करते हैं कि नहीं करते हैं? सर अभी तक तो नहीं कर रहा था मैं।
हेलो हेलो। हाँ हाँ पूछो पूछो, तुम आवाज आ रही पूछो। पूछो भैया। अभी नहीं कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। सर दो तीन मतलब एक फायदा है ना, जी सर। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये मलिक से पहले आप है, अभी इधर